सही सही मार्गदर्शन भी करना है और ध्यान भी रखना है। साथ में हमारा अध्ययन भी आगे बढ़ाना है। इस दृष्टि से हमें संपूर्ण अध्ययन योजना का आकलन हो, यह अपेक्षित है। इस दृष्टि से आज का विषय निश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह 10 ग्रंथों का है। पहले 5 ग्रंथ हमें एकदम माने मानसिकता ऐसी होती है कि जो भाष्य ग्रंथ है 5 वे ही बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सब ठीक है, ऐसा हमको हमारी मानसिकता बनती है। वैसा है नहीं, यह तो हम भी जानते ही हैं। हमारे ये जो 10 ग्रंथ हैं उनके 3 प्रकार हैं। भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला के 5 ग्रंथ हैं, उनको हम भाष्य ग्रंथ कहते हैं। 3 सूत्र ग्रंथ हैं, एक जीवन विकास के सूत्र, दूसरा जीवन सूत्र संग्रह और तीसरा भारतीय संकल्पना सूत्र। इनको तो हम स्वाभाविक ही सूत्र ग्रंथ कहेंगे। इन 3 सूत्र ग्रंथों का भाष्य पहले 5 ग्रंथों में है, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारे पठन क्रम में भाष्य ग्रंथ पहले हैं और बाद में सूत्र ग्रंथ हैं। तीसरा प्रकार है रचना ग्रंथों का। 2 हमारे रचना ग्रंथ हैं। एक है पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप तथा दूसरा है गुरुकुल संकल्पना। शिक्षा के जो 2 केंद्र हैं, कुटुंब और विद्यालय, इन दोनों में इस शिक्षा का निर्धारण कैसे होगा, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उसका आज 21वीं शताब्दी में क्या स्वरूप रहेगा, हम जिसको युगानुकूल कहते हैं वो युगानुकूलता क्या है और इनकी रचना में यह कैसे परिलक्षित होगी, ऐसी चर्चा रचना ग्रंथों में की गई है। तो ऐसे 3 ग्रंथों का एक दूसरे के साथ संबंध है। कुटुंब शिक्षा का जितना जितना भी हिस्सा, जितना जितना अंश सूत्र ग्रंथों में और भाष्य ग्रंथों में आता है, उसके साथ पितामही विद्यापीठ का संबंध है। और विद्यालयीन शिक्षा का जितना भी अंश इन सूत्र ग्रंथ और भाष्य ग्रंथों में आता है, उसके साथ गुरुकुल संकल्पना का संबंध है। और घर और विद्यालय, कुटुंब और गुरुकुल, इनमें जो सामंजस्य होना चाहिए, उस सामंजस्य की कल्पना हमें इन 2 ग्रंथों को साथ में रखकर आती है। हमारा पठन का क्रम भी हमें पता है, वो उसका एक बार पुनरावर्तन करेंगे। परंतु उसके पहले ये 5 श्रेणियां क्या हैं, इसके बाद हम करेंगे। 5 श्रेणियों के नाम हमको पता है। ये है गौतम, यह प्रारंभिक है, प्रवेश होता है तो हमारा गौतम श्रेणी में होता है। उसके बाद है नचिकेता, बाद में श्वेतकेतु, बाद में भृगु और बाद में याज्ञवल्क्य। ऐसी 5 श्रेणियां हैं। इनकी अवधि निर्धारित तो की गई है प्रत्येक श्रेणी में 1-1 वर्ष, परंतु यह अब तक तो हुआ नहीं है और स्वाभाविक क्रम में होता दिखाई भी नहीं दे रहा है कि 1 वर्ष में 1 श्रेणी हमारी हो जाए। परंतु एक मानक के रूप में हमें कोई न कोई अवधि तो निर्धारित करनी होती है। हाँ, विद्यालयों की तरह, महाविद्यालयों की तरह हमारी लंबी छुट्टियां और ये तो नहीं होता है। हमारा प्रतिदिन, ना तो हमें रविवार की छुट्टी है, ना प्रतिपदा अष्टमी की छुट्टी है, हम तो वर्ष के 360 दिन पढ़ते ही रहते हैं। इसलिए हमारा वर्ष उस पद्धति से नहीं बदलता जिस पद्धति से विद्यालयों और महाविद्यालयों में बदलता है। समर वैकेशन के बाद नया वर्ष ऐसा नहीं होता है। संकेत तो है
कि आचार्य अध्ययन संकाय वसंत पंचमी से शुरू होता है और 1 वर्ष तक एक श्रेणी का अध्ययन चलता है। परंतु फिर भी हमने श्रेणी बदलने के 4 पड़ाव तो रखे हैं। मुख्य तो वसंत पंचमी है, परंतु उसके बाद अक्षय तृतीया तक हम इस अध्ययन को चालू रखकर अक्षय तृतीया को भी श्रेणी बदल सकती है। ऐसे और 2 हैं, व्यास पूर्णिमा और विजयादशमी। तो हमने इस कार्यक्रम को, अध्ययन के कार्यक्रम को लचीला भी रखा है और बंधा हुआ भी रखा है। ये व्यवस्थित होने के लिए इतना हमारा आवश्यक है। इन श्रेणियों के जो नाम दिए गए हैं, गौतम, नचिकेता आदि, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वयं भी थोड़ा अध्ययन भी करें, कुछ संदर्भ भी खोजें और स्वयं चिंतन भी करें कि इस श्रेणी को इन ऋषियों के नाम जो दिए गए हैं, क्या वे कोई अर्थ संकेत भी देते हैं या ऐसे ही दिए गए हैं? इसका आप जरा स्वयं चिंतन करिए। आज के बौद्धिक का यह विषय नहीं है, परंतु यह करना आवश्यक भी रहेगा और इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, रोचक तो रहेगा ही। और हमारा एक गट के श्रेणी के नाम के साथ एक मानसिक बौद्धिक संबंध भी इससे निर्माण होगा। और याज्ञवल्क्य श्रेणी के अध्येता और नचिकेता श्रेणी के अध्येता, ये कहते ही अध्ययन के स्तर का भी संकेत हमें तो मिलेगा ही, और हमें प्राप्त होगा तो बाद में अध्येता को भी प्राप्त होगा, और बाद में हम जिनसे भी बाहर बात कर रहे हैं उनको भी होगा। 5 श्रेणियों के 5 पद हैं। ये 5 पद हैं अदिति। गौतम में हम अदिति पद में विहार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। नचिकेता, ये बोध का पद है। तीसरा है अभ्यास, ये श्वेत केतु का है। चौथा है भृगु, ये है प्रयोग, और 5वां है याज्ञवल्क्य, ये है प्रसार। इन 5 पदों को लेकर हमारी अध्ययन पद्धति को पंचपदी अध्ययन पद्धति कहते हैं। इनके अर्थ संकेत क्या है? पहला जो अदिति का पद है, उसमें पठन ही मुख्य कार्य है। पठन करना हमने इसके पूर्व भी स्पष्ट तो किया है कि ये रीडिंग है, तो रीडिंग इज नॉट डिसाइफरिंग। माने हम अक्षर अक्षर पढ़ सकते हैं, शब्द शब्द पढ़ सकते हैं, वाक्य वाक्य पढ़ सकते हैं माने उनका आकार प्रकार और उच्चारण हमको पता है, इसलिए हम उसको पढ़ सकते हैं। परंतु ये पढ़ना अपेक्षित नहीं है, ये पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ये है कॉम्प्रिहेंशन, माने आकलन करना। ये आकलन करना कैसे होता है और अपेक्षित क्या है, इसका स्वरूप क्या है? तो इसमें ग्रंथों में लेखक क्या कहना चाहता है, यही जानकारी के रूप में अवगत करना, इसको कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन। मैंने इसमें जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनका एक कम से कम शब्दकोश का अर्थ तो हमें पता होना चाहिए। और अभी कहा आकलन, ये आकलन क्या होता है? तो फिर हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन। तो कदाचित ऐसा होगा कि हम कॉम्प्रिहेंशन को समझ सकते हैं, आकलन को नहीं समझ सकते हैं। तो फिर ऐसे तो ऐसे, लेकिन वो क्रिया क्या होती है वो हम समझें। आकलन करना, ओहो 10 ग्रंथों में विषय क्या है, 10 ग्रंथों में लेखक कहना क्या चाहता है, भारतीय शिक्षा के बारे में कौन कौन से पहलुओं का विचार इसमें किया गया है। अपना स्वयं का न तो अभिप्राय है, न तो अभिमत है, न हमारी आलोचना है, न
न हमारा तत्व चिंतन है, कुछ नहीं। जैसा लिखा है वैसा पढ़ना, जो अर्थ उसका संकेतित हो रहा है उस अर्थ को ग्रहण करना, इसको कहते हैं वाच्यार्थ अथवा शब्दार्थ। जैसा लिखा है वैसा पढ़ना। तो इस श्रेणी में पठन आवश्यक है। कभी कभी हमको लगता है कि क्या बिना समझे पढ़ना है? नहीं नहीं, बिना समझे तो नहीं पढ़ना है, परंतु समझने के स्तर भी तो गहन से गहन होते जाते हैं, वो हम आगे की श्रेणियों में देखने ही वाले हैं। तो गहन उतरना नहीं, गहराई में नहीं उतरना, सरफेस पर माने सतह पर ही रहना और पठन पूरा करना। अभी होता है कि गहराई में समझे नहीं तो क्या फायदा है? फायदा ये है कि हमको 10 ग्रंथ पढ़कर पूरा करने से एक बार पूरा विषय एक साथ ग्रहण होता है। हमारे अध्ययन में समग्रता मुख्य बात है। एक बार समग्रता में आकलन हो गया तो फिर उसके अंश 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 हम अधिक गहराई में उतर कर जानेंगे। तो कभी हो सकता है कि पहले जो अध्ययन किया उसमें हम गहराई में उतर रहे हैं आगे के 2-4 अध्याय पढ़ेंगे या आगे का दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ओहो, इसका खुलासा तो इनमें दिया गया है। तो इतना गहराई में जाने की और माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सारे खुलासे बाद में हो रहे हैं। इसलिए एक बार तो पूरा पढ़ लेना ये अपेक्षित है। तो गौतम श्रेणी में हम पठन के ऊपर भार देंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा कि 1 वर्ष की अवधि में पठन आराम से पूरा हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि प्रारंभ में तो हम आवश्यकता से अधिक आराम से जाते हैं और जैसे जैसे अंत भाग की ओर जाते हैं तो या तो जल्दी हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है, लुश 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 करके हम पढ़ लेते हैं, अन्यथा बाकी रह जाता है तो 1 वर्ष से आगे निकल जाता है। ऐसा न हो इसलिए हमें नियोजन करना है। तो 1 वर्ष के 360 दिन हैं, फिर हमारी गिनती होनी चाहिए सारी सर्व प्रकार की कि हाँ 5 दिन ऐसे 10 दिन तो हमारे अध्ययन वर्ग में जाने वाले हैं। फिर अध्ययन वर्ग पूर्ण होने के बाद पुनः व्यवस्थित होने के लिए और 5 दिन जा सकते हैं। ऐसी गिनती करके हमें 360 माने 360 नहीं मानना चाहिए। फिर कभी महीने में एक बार मासिक बैठक होगी, उसमें उपस्थित रहना है। एक चर्चा सामूहिक सत्र में पठन नहीं होगा तो व्याख्यान होगा, ये भी गिनना है। तो हमारा भी आकलन, समय का आकलन समग्रता में होना चाहिए। वर्ष के 360 दिन और कुल मिलाकर 10 ग्रंथों के 2500 पृष्ठ, इतना कहने से, इतनी गिनती करने से तो पूरा नहीं होगा। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि कितने कितने दिन हमारे इस प्रकार से 360 में से कम होने वाले हैं। ये जानकारी हमें स्वयं प्राप्त करना है। ये जानकारी हमारे स्वयं के विचार से, चिंतन से आनी चाहिए। अग्रपाठी के ऊपर बाकी अध्येता निर्भर कर सकते हैं, परंतु अग्रपाठी तो इन मामलों में स्वनिर्भर होना चाहिए। हाँ, श्रेणी प्रमुख और संकाय प्रमुख हमारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए हैं, परंतु हमें स्वनिर्भर बनकर हमारे समय का, हमारे पठन करने के पृष्ठों का और हमारे अध्येताओं की गति का, इन सब का आकलन करके हमें पठन की गति कैसे रखना, ये प्रतिदिन हमें कितने पृष्ठ पढ़ना, इन सारी बातों का विचार एक साथ करना चाहिए और हमारी पठन की योजना, पठन के पृष्ठों का आवंटन, ये सब हमें करना चाहिए। चर्चा करना, गहराई में उतरना
आकर्षक तो बहुत लगता है और आवश्यक भी लगने लगता है और हमें उसमें मजा भी आता है, तो हम तो करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। परंतु बहुत कम चर्चा, इसका अर्थ ये नहीं है कि चर्चा पूर्ण रूप से एलिमिनेट है। चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वार्तालाप हो सकता है, उसके उसके ऊपर हमारे अभिप्राय हम दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, परंतु पठन को प्रभावित करे इस प्रकार से नहीं। इसलिए हम अग्रपाठी के रूप में एक बार बैठे और हमारी योजना पूरी बनाए, हमारा आवंटन व्यवस्थित करें। मैंने कहा इसे 3 भाग में, 3 भागों को एक साथ जोड़कर कि दिन कितने हैं, माने 360 में से कम कितने होने वाले हैं, हमारे अध्येताओं की गति कैसी है और हमारे पठन योग्य पृष्ठ कितने हैं। ये तीनों बातें एक साथ करके हमें प्रारंभ में ही हमारा आवंटन, पठन का आवंटन और हमारा लक्ष्य, हमें पठन पूर्ण करना है 1 वर्ष में। ये चौथी बात, चौथा आयाम ध्यान में रखकर हम अपनी गति निर्धारित करें और हमारी पद्धति भी निर्धारित करें। गौतम में तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषी अध्येता हैं। स्वाभाविक है इनकी पठन की गति कम ही होगी। इसके लिए हम अध्ययन शुरू होने से पहले से आग्रह कर रहे हैं और हमारा स्वयं का भी आग्रह है कि हम अनुवाद उपलब्ध कराएंगे। ये अनुवाद पठन का जो क्रम है उससे पहले हमारे पास तैयार होना चाहिए। इसके 2 लाभ होंगे। अकेले पढ़ने के लिए भी अनुवाद उपलब्ध होगा और चर्चा करने के लिए भी होगा और हिंदी तो साथ में रहेगा ही। हमने गौतम गट के लिए तो ये सुविधा रखी है कि अपनी अपनी भाषा में इसका पठन हो, परंतु अग्रपाठियों को चाहिए कि अग्रपाठियों की बैठक में हिंदी में वार्तालाप हो। हम अंग्रेजी का आश्रय लेते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता जाए, ऐसा भी करें। इसका अर्थ ये है कि थोड़ी हिंदी हमें परिचित होने लगे, ऐसा भी करें। गौतम और नचिकेता के लिए अपनी अपनी भाषा में अध्ययन करना, माने पठन करना और चर्चा करना, ये संभव है। नहीं, ये अनुकूलता भी उसमें है, परंतु हमने पहले ही कहा है श्वेत केतु से आगे हमारा सारा विमर्श, सारा पठन, सारी चर्चा हिंदी में ही होगी। तो हमें अपने आप को हिंदी के अनुकूल बनाना है। इसमें मनोवैज्ञानिक या और किसी प्रकार के अवरोध नहीं आने देना है। गौतम के अग्रपाठी को मूल्यांकन करना अपने अध्येताओं का, ये भी ध्यान में रखना है। संचालन करना, उसको अनुशासन में रखना, उनकी सुरक्षा करना और फिर मूल्यांकन भी करना, ये सारा हमारा 1 वर्ष का कार्यक्रम है। यह भी निरंतर होना चाहिए। गौतम श्रेणी के अध्ययन का स्वरूप है पठन का, इनको पठन करना है। तो हम क्या करेंगे, गौतम अध्ययन कर रहे हैं, माने क्या कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा अधीति, अधीति माने जो सामने आया है उसका हमने ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, इनके सहायता से ग्रहण किया है। हमने अपना बनाया है, माने हमने ग्रहण किया है और हमने उसको समझा है। याद रखना, ये तो इसके साथ जुड़ा रहेगा ही, स्मरण में तो रहना चाहिए। पठन करने का अर्थ केवल ये नहीं है गहराई में नहीं उतरे तो स्मरण में नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कभी ये होगा मर्म समझ में नहीं आया, संपूर्ण तात्पर्य समझ में नहीं आया, संकल्पनाएं एकदम से समझ में नहीं आई, ये हो सकता है, परंतु स्मरण में ही नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्मरण में रखना
ये हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, स्मरण में रहे उस प्रकार से करो। अब आते हैं, अदिति हो गया, आकलन हो गया, एक विस्तार इसका ध्यान में आ गया, व्याप्ति समझ में आ गई, विषयों का विषय ध्यान में आ गए, उनका एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है ये भी ध्यान में आ गया, विषयों का क्रम कैसा है वह भी ध्यान में आ गया, ग्रंथों का पठन का क्रम कैसा है वो भी ध्यान ध्यान में आ गया, इसका महत्व क्या है इस क्रम का ये भी ध्यान में आ गया। तो हमारा अदिति का अध्ययन एक पड़ाव पर पहुंचा। अब हम आते हैं बोध के पद में। नचिकेता या बोध का पद है, इसका अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। इसको हमने समझने का प्रयास किया। तो ये अब एक बार समझना, फिर से यही ग्रंथ है। तो जब हम दूसरी बार ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा अक्षर 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 तो इसको पढ़ना नहीं है, परंतु यूनिट 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 बनाकर इसको पढ़ना भी है और इसका मर्म भी ग्रहण करना है, इसको समझना भी है, तात्पर्य भी समझना है, संदर्भ भी समझना है। इसलिए उसको, इस अंडरस्टैंडिंग को बोध कहते हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास भी करना है। हाँ, ये अरे वाह, हमारे अभिमत भी इसके संदर्भ में बनने लगेंगे। इसको हमने कैसे किया, एक पर्व है, एक अध्याय है, एक पर्व है, एक ग्रंथ है पूरा, तो इसको एक साथ समझ में आना, माने हम अध्याय का आकलन एक साथ करेंगे तो पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, पर्व का आकलन एक साथ करेंगे तो इसको पूरा पृष्ठशः पढ़ेंगे नहीं, पूरे एक ग्रंथ का विषय क्या है, इसका केंद्रवर्ती विषय क्या है, इसको हम समझेंगे, इसका आकलन करेंगे, तो फिर हमारा एक विश्लेषण भी होगा। एक तो हम इसके लिए सारांश लेखन ये कर रहे हैं, दूसरा एक प्रस्तावना लेखन ये कर रहे हैं, और तीसरा पूरे ग्रंथ का विषय क्या है, उस केंद्रवर्ती विषय क्या है, उस विषय के कितने आयाम हैं, ये इन आयामों का क्रम क्या है, इनका महत्व क्या है, कैसे ये आयाम आवश्यक है, उनका क्रम भी आवश्यक है, कैसे एक उलझे हुए विषय को, माने समाज में शिक्षा क्षेत्र में उलझे हुए विषय को हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, आधी सारी बातों से उसको अप्रिशिएट करना, उसको ग्रहण करना, समझना और एक साथ समझना, उसके आयामों के साथ समझना, तो हम विश्लेषण भी करेंगे और संश्लेषण भी करेंगे। इसलिए हमारे सारे के सारे सत्र केवल सारांश लेखन के लिए नहीं, केवल प्रस्तावना लेखन के लिए नहीं, केवल प्रस्तुति के लिए नहीं, तो समझने के लिए, चर्चा के लिए भी जाएंगे। कैसे समझा जाता है, चर्चा करके, प्रश्न पूछकर, लेखन के रूप में और भाषण के रूप में प्रस्तुति करके, उसके पहले चिंतन करके, उसके पहले हमने जो समझा है उसको लेखबद्ध करने के बाद उसको पुनः पुनः पढ़कर, उसको ग्रंथ में जो लिखा है उसके साथ जोड़कर, उसके साथ जोड़ने के बाद हाँ ठीक है कि नहीं, इसका अर्थ यही होता है कि नहीं, ये समझना इसको और ग्रहण करना और अपना उसके बारे में कुछ अभिमत बनना और स्वीकार योग्य हमारी मनस्थिति भी बनना, ये सारा नचिकेता श्रेणी में होता है। तो हमारा अध्ययन अब स्थूल से थोड़ा सूक्ष्म की ओर बढ़ा है, परंतु आधार हमारे ग्रंथ ही हैं। इसको बहुत ही सामान्य रूप में, ठोस रूप में यदि उदाहरण देना है तो हाँ, इसमें धर्म के बारे में ये कहा है, राष्ट्र के बारे में ये कहा है, ज्ञानार्जन के कारणों के बारे में ये कहा है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के बारे में ये कहा है, परंपरा के बारे में ये कहा है,
अभिभावक और विद्यालय के अभिभावक और आचार्य के संबंध, छात्र और आचार्य के संबंध, और विश्व स्थिति, अभी विश्व स्थिति का आकलन, अभिहीनता बोध के लक्षण, बुद्धि विभ्रम के उदाहरण आदि सब दिया है। तो इसका कुल मिलाकर आज की स्थिति क्या बनी है, इसमें स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, या आचार्य रजनीश क्या कह रहे हैं, या भगवत गीता में क्या कहा है, या वेदों में क्या कहा है, ऐसे मामले में हम नहीं जाएंगे। भगवत गीता को के उद्धरण ग्रंथ में ही दिए हैं, उतने पर्याप्त हैं। वेदों के, वेद वचनों के उदाहरण ग्रंथ में ही दिए हैं, उतने पर्याप्त हैं। स्वामी विवेकानंद या और कोई भी विद्वान, उनका उल्लेख ग्रंथों में जिस प्रकार से हुआ है उतना पर्याप्त है। हम जा जाकर उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमारा आधार अभी भी ग्रंथ ही है। आज की जो धारणा बनी है कि खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, इसको हम अभी नहीं लागू करेंगे। बहुपाठी और बहुश्रुत होना, मैंने क्या, बहुपाठी माने खूब पढ़ा हुआ होना, बहुश्रुत माने बहुत सुना हुआ है। ऐसे ऐसे ही विद्वान बना जाता है, ऐसे ही हमारी समझ और चिंतन अधिक 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 गहरी और सार्थक हो सकती है, परंतु यह अध्ययन के क्रम में अभी नहीं आया है। इसलिए थोड़ा संयम भी रखना आवश्यक है। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हमारे इसमें भी हैं, उन्होंने भी इस अध्ययन पद्धति को समझना चाहिए। क्यों? अगर विचारों की स्पष्टता, संकल्पनाओं की स्पष्टता, हमारा माइंड सेट, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा कन्विक्शन पक्का करना है, तो प्रारंभिक अध्ययन हमारा एक ग्रंथ, एक आचार्य, एक गुरुकुल, ऐसा ही होना चाहिए। इसके आधार पर हमारी बुद्धि निश्चितता पर टिक जाए, तो उसके बाद हम संपूर्ण जगत में विहार कर सकते हैं। जब तक हम टिक नहीं गए, जब तक हमारा आधार पक्का नहीं हो गया, जब तक हमने एक ग्रंथ श्रेणी में प्रस्तुत हुआ विषय ठीक से नहीं समझ लिया, तब तक हम बाहर विहार नहीं करेंगे। इसलिए जिनको और लोगों ने क्या कहा है और ग्रंथों में क्या लिखा है, इसके प्रति जिज्ञासा होती है, वे अपनी जिज्ञासा को जरा शांत रखे और अपना संयम बरते। ये नचिकेता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारा ग्रहण करने का अध्ययन, ये हमारा समझने का पद है, ये बोध है। बोध अच्छी तरह से होने के बाद ही हम उसे पक्का करने की दिशा में जाएंगे। हमारा बोध यदि कच्चा है और हम अभ्यास करने लगे, तो कच्ची बातों का, अधूरी बातों का अभ्यास ही पक्का होता है। इसलिए नचिकेता का दायित्व बहुत बड़ा है। इसमें हमारा बोध सही होना है, सही रूप में बोध होना है, तो हम अपने अध्येताओं को इस दिशा में ले जाएंगे। उनकी समझ कच्ची न रह जाए, ऐसा हम देखेंगे। ये तो नचिकेता का हुआ। उसके बाद तीसरी श्रेणी है, तीसरा पद है श्वेत केतु का, वो अभ्यास का पद है। सीधा सीधा अभ्यास का अर्थ है पुनरावर्तन, पुनः 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 एक बार करना, और जिसका बोध हुआ है, जिसकी समझ बनी है, उसको पुनः 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 आवर्तन करके पक्का करना। तो ये श्वेत केतु का पद हमारी अध्ययन की दृष्टि से अभ्यास का पद है। कौन सा, मैंने अभ्यास का पद, इसमें क्या होता है, जो क्रियात्मक विषय होते हैं उनमें तो अभ्यास का पता चलता है। मैंने अभी हम गीत गाना है, तो ये तो हमें पता चलता है कि गीत के उच्चारण, गीत का स्वर, गीत की लय,
ये गीत गीत की मधुरता, गीत का पक्का होना, ये सब तो समझ में आता है। और हम कहते हैं नहीं, लय और स्वर रचना ठीक से बैठ जाने के बाद, गले में बैठ जाने के बाद अभ्यास करना है, पुनरावर्तन करना है। अभी हमारा स्वर ठीक नहीं हुआ, उच्चारण ठीक नहीं हुआ और हम अभ्यास करने लगेंगे तो कच्चा, तो वो गलत ही रहेगा। वो गलत स्वर बैठ गया तो वो कभी सही होगा भी नहीं, क्योंकि अभ्यास से वह पक्का हो गया है। तो ये तो समझ में आता है। परंतु पठन जैसे या ग्रंथों के विषय में अभ्यास का स्वरूप क्या होगा, पुनरावर्तन क्या होगा? समझो नचिकेता में हमने सारांश लिखा है, नचिकेता में हमने कोई आलेख बनाए हैं। ये आलेख बनाना मैंने क्या होता है? उदाहरण, बार बार हम धर्म संकल्पना पर ध्यान देते हैं, तो धर्म के बारे में ग्रंथमाला भाष्य ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण इसमें भी लिखा है, जीवन सूत्र संग्रह में भी लिखा है, भारतीय संकल्पना सूत्र इसमें भी लिखा है, गुरुकुल संकल्पना इसमें भी लिखा है, और कुटुंब शिक्षा इसमें भी लिखा है। इन सभी का आकलन करके हमने कुछ आलेख बनाए। माने राष्ट्र, राष्ट्र के 3 आयाम, भूमि, प्रजा, जीवन दर्शन। दैशिक शास्त्र यदि हम सुनते हैं तो इसको कहेंगे चिति, जाति, देश, ऐसा कहेंगे। अब इसको समझने के लिए हमने मुद्दे 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 बनाए। तो अभ्यास क्या होगा, ये तो हमने नचिकेता में किया। अब अभ्यास क्या होगा? तो एक एक आयाम लेकर उसको वेरीफाई करना, उसका जो हमने मुद्दे बनाए हैं उन मुद्दों का टैली करना, ये ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, पुनः एक बार पढ़ना। परंतु अभ्यास का अर्थ है, एक बार हमने आलेख बना दिया, एक बार हमने मुद्दे लिखकर विषय तैयार कर लिया, एक बार हमने उसे प्रस्तुत कर दिया, एक बार हमने उसके ऊपर चर्चा भी कर ली, अब ये सब भूल जाओ, एक तरफ कर दो, नए सिरे से करो। नए सिरे से वही का वही नहीं करना है, नए सिरे से अपनी मौलिकता से पुनः पुनर्रचना करो। क्या होगा? बोध पक्का होगा। हम एक ही बात जो हमने समझी है उसको हम नए सिरे से प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर दोनों बातों को एक दूसरे के साथ रख कर तुलना करो। हाँ, इसमें जो था वही इसमें आ गया कि नहीं आ गया, कुछ अलग है, कुछ कम है, कुछ अधिक है, कोई क्रम अलग हो गया, तो क्या हुआ? ये हमारी समझ में ये क्या कच्चापन रह गया है, तो उसको ठीक करो। एक ही पद्धति सभी मुद्दों को, सभी विषयों के लिए, सभी ग्रंथों के लिए लागू नहीं करनी है। उदाहरण के लिए हीनता बोध के लक्षण, ये सारे ग्रंथ क्रमांक 4 में, भाष्य ग्रंथ में बताए गए हैं। उस हीनता बोध को भी 4-5 अध्यायों में बांटा हुआ है। तो फिर हम अपनी तरफ से कुछ लक्षण लिखेंगे। क्या ये कम हो गए? क्या ये संक्षेप में हमने सब कुछ लिखा है, या संक्षेप करते करते उसका अंश ही आया है और पूरा तो नहीं आया? तो फिर हमारे सारांश लेखन में या हमारे आकलन में और सुधार करने की आवश्यकता है। तो फिर सामने वो अध्याय रख कर 1 2 3 4 ऐसा ही उसका वर्गीकरण करेंगे कि हाँ, ये जो 5 मुद्दे हैं वो एक ही बात को कह रहे हैं, ये 3 मुद्दे एक ही बात को कह रहे हैं। तो हमने 20 या 50 मुद्दे हैं, उनको 5 भागों में, 7 भागों में वर्गीकरण कर दिया। फिर उसका 2 वाक्यों में एक एक का लिखा। यह अभ्यास है, ये केवल याद रखने का अभ्यास नहीं है, यह आत्मसात करने का अभ्यास है। हम एक ही बात को पुनः पुनः कर रहे हैं, इसलिए यह पुनरावर्तन है, इसलिए यह अभ्यास है। तो श्वेत केतु का
अध्ययन की दृष्टि से अभ्यास का पद है वो इस प्रकार से होगा। हमें कृतिशील बनना है, क्रियाशील बनना है इसमें। तो हमको उसको ग्रहण करने के लिए ही ऐसे नए 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 प्रयोग करना है। ये हमारे स्वयं के होंगे, ये हमारी प्रस्तुति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वो सुनने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनका आकलन बहुत पक्का हो गया, अब इसमें इधर उधर नहीं होगा। तो बोध को पक्का करना ये श्वेत केतु का अध्ययन क्रम है। ये पक्का करते समय हम मौलिक चिंतन भी करते हैं। वो चिंतन रचना का चिंतन है, प्रस्तुति का चिंतन है। तो आकलन और प्रस्तुति दोनों हो रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। हमारे अध्ययन का सामर्थ्य बढ़ना ये बहुत आवश्यक है। तो सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा? हमारी बुद्धि मौलिक रूप में काम करने लगेगी, तब बनेगा। तो ऐसे क्रम बदल करके, प्रस्तुति में शब्द रचना बदल करके, वाक्य रचना बदल करके, हमारी अपनी पद्धति अपना करके, हमारा अपना आकलन हमारे शब्दों में प्रस्तुत करके, शब्द हमारे हैं, प्रस्तुति हमारी है, शैली हमारी है, परंतु मंतव्य विचार ग्रंथ के ही हैं। हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं अपनी ओर से उदाहरण जोड़कर, अपनी ओर से संदर्भ जोड़कर। इसलिए आपने श्वेत केतु श्रेणी में भी सुना था कि अब हमें मौलिकता की ओर जाना है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में विश्वास आना है, आत्मविश्वास आना है, इसका ये प्रारंभ है। उसके बाद है भृगु। अब श्वेत केतु से ही हमने शुरू किया था, ग्रंथ छोड़ो परंतु ग्रंथ पर टिके भी रहो, दोनों बातें हैं। अभी भी ग्रंथ में जो विचार है, उस विचार को हमने सूक्ष्म रूप में ग्रहण किया है और समग्रता में ग्रहण किया है। अब इसके बारे में हमारा मौलिक चिंतन अधिक प्रस्तुत होना चाहिए, अधिक प्रभावी होना चाहिए, अधिक विश्वास युक्त होना चाहिए। अब हम सही में अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, स्वयं बुद्धि का सामर्थ्य बता रहे हैं। इस स्तर पर हमें पहुंचना है। ये है प्रयोग। प्रयोग का दूसरा अर्थ है क्रियान्वयन। हम कहाँ क्रियान्वयन कर रहे हैं? सबसे पहला है हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन, रूपांतरण। क्या हम रूपांतरित हो रहे हैं? अपने अध्ययन के अनुरूप रूपांतरण हो रहा है क्या? हमारी दिनचर्या, हमारे दैनंदिन व्यवहार, हमारा खान पान, वेशभूषा, ये तो बहुत बाह्य बातें हैं, परंतु वो अपने आप परिलक्षित होंगे, फोर्स्ड नहीं। भृगु के स्तर पर कुछ भी फोर्स्ड नहीं हो सकता, लचीलापन चाहिए, पर अपने आप हमारे व्यवहार में, व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है क्या? ये तो पहली बात हुई हमारा व्यक्तिगत। क्या हमारा अधिकार क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र है, उसमें ये दिखाई दे रहा है क्या? अधिकार क्षेत्र क्या है? हम कहेंगे और लोग मानेंगे। प्रभाव क्षेत्र क्या है? हमारा कहकर दूसरे मानेंगे, ये दायरा नहीं है, ये क्षेत्र नहीं है। क्या हमें देखकर, हमारी बातें सुनकर किसी को ये प्रभावित कर रही है क्या? तो हमारा अधिकार क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र, उनके लिए हमारा व्यवहार और यही काम में आएगा। स्थूल रूपांतरण है, स्थूल नहीं। हमारा थॉट प्रोसेस बदला है क्या? हमारी दृष्टि बदली है क्या? हमारा दृष्टिकोण बदला है क्या? क्या हम केवल जानकारी पर ही टिके हुए हैं या
चर्चा और विश्लेषण पर ही टिके हुए हैं, या हमारा कोई मौलिक रचना भी हो रही है? हमारी थॉट प्रोसेस, और एक महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन आया है क्या? आर वी ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेसेस? हम विश्व में जो थॉट प्रोसेसेस चल रही हैं उनके बारे में समीक्षा कर सकते हैं क्या? उनको ग्रहण कर सकते हैं क्या? और अपनी थॉट प्रोसेस में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? अपनी दृष्टि बदली क्या? उसके अनुसार उनका मूल्यांकन कर सकते हैं क्या? तुलनात्मक पद्धति से चिंतन कर सकते हैं क्या? ये तो भृगुगत का है। किसी भी मुद्दे को, किसी भी विचार को प्रस्तुत करने के लिए हमारी लेखन शैली, हमारी शास्त्रीयता, हमारे संदर्भ, हमारा परिस्थिति का आकलन, ये सब हमारे लेखन में और भाषण में प्रस्तुत होगा। तो हमारी लेखन कला का विकास होना चाहिए, भाषण कला का भी होना चाहिए। उससे भी पहले थॉट प्रोसेस हमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक होने का अर्थ है लचीली होनी चाहिए। कभी होता है कि हमने तो एक विचार ऐसा बना लिया है कि उसमें बदलता ही नहीं कुछ। मैं बहुत स्थूल उदाहरण दूं तो हमारे एकात्मता स्तोत्र के श्लोक, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, कल ही हमारी चर्चा हो रही थी, एक पद्धति से हमारे गले में बैठ गया है। अब उसमें दूसरा कोई सुनते हैं तो एकदम से तो आकलन ही नहीं होता कि अरे ये तो अलग है, हम जिस प्रकार से गाते हैं उससे अलग है। नंबर वन, ये समझ में आना। फिर उसको हम ग्रहण कर सकते हैं क्या? सुनते तो हैं, तब वो अलग है, वो दिखाई देता है, परंतु जब हम गाने लगते हैं तो हम जैसे गाते थे वैसे ही गाते हैं। और फिर बार बार अभ्यास करने के बाद उस समय तो हम जो सुना उस लय में गा सकते हैं, परंतु 2 दिन बीते नहीं कि हम पुराने अपने ही अभ्यास पर आ जाते हैं। ये अभ्यास का कितना प्रभाव है वो दिखता है इसमें कि हम अपने अभ्यास से जो हमारा कंठ अब लचीला नहीं रहा उसको पुनः लचीला बनाए। मैंने अपनी स्वर रचना तो रहे, परंतु जब हम अन्य स्वर रचना से गाने वाले लोगों के समूह में हैं तब उनकी स्वर रचना अपनाकर उसमें गा सके और सामूहिकता बना सके। हम जब चाहें तब दूसरे लय में गा सके, हम जब चाहें तब अपनी ही लय में गाएं। इसको कहते हैं कंठ का लचीलापन, कानसेन का लचीलापन। कान हमारे सुन रहे हैं, कंठ उसका अनुसरण कर रहे हैं। ये मैंने केवल ज्ञानेंद्रियों के स्तर की बात की, कर्मेंद्रिय के स्तर की बात की, परंतु विचार पद्धति, दृष्टि, इसमें परिवर्तन होना ये तो सूक्ष्म बात है और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। तो भृगु में हमारी थॉट प्रोसेस लचीली भी होनी चाहिए और निश्चित भी होनी चाहिए। विच थॉट प्रोसेस वी बिलोंग टू, हम कौन सी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, किसको हमने अपनाया, क्यों अपनाया, उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, इसको समझा और उसके अनुसार हमारा पठन भी बढ़ा है। माने हम बहुश्रुत होने लगे हैं, बहुपाठी होने लगे हैं और उसको ग्रहण कर करके अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ उसका संतुलन बिठा रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। जितना स्वीकार करने योग्य लगता है हमें उसको स्वीकार कर रहे हैं और हमारे चिंतन को पुष्ट भी कर रहे हैं, परिपक्व भी बना रहे हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ता है। ये हमारा भृगु का अध्ययन है और इसके लिए हमने श्वेत केतु में आलंबन बनाया लोकमत परिष्कार, इसमें आलंबन बनाया विद्वन मत परिष्कार। तो इसमें सबसे अधिक शास्त्रीयता आवश्यक है। इसको आप ठीक से समझे, शास्त्रीयता होना, शैली रोचक होना यह अलग बात है।
भावना सही होना, उचित होना, ये भी अलग बात है, परंतु शास्त्रीयता, वैज्ञानिकता होना, ये भृगु में अत्यंत आवश्यक है। तत्व और व्यवहार, इसका अपना ही संबंध, आंतरिक संबंध है, उसको पहचानना, और बाद में अन्य आयाम जो हैं, चिंतन के भी, व्यवहार के भी, व्यवस्था के भी, उसमें उसको ट्रांसलेट करना, उसमें उसको रूपांतरित करना, ऐसा भृगु का जो अध्ययन है यह अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत क्रुशियल जिसको कहते हैं, परंतु अत्यंत उपयोगी, अत्यंत आवश्यक ऐसा है। इसमें हमारी बुद्धि का सामर्थ्य आवश्यक है। हाँ जी मनु, समय के बारे में कहना है क्या कुछ? हाँ ताई, 5:55 हुए हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद आता है पद प्रसार का। अब हम अपने आप में उपयुक्त हो गए हैं। परिपूर्ण तो हम कभी नहीं कह सकते ज्ञान के क्षेत्र में, परंतु उपयुक्त, एक एक भरोसे लायक, रिलायबल, ऐसे अध्येता बन गए हैं। अब प्रसार माने हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, हमने जो सामर्थ्य संपादन किया, उसका उपयोग विद्वत क्षेत्र के लिए लोक में होना चाहिए। तो इसके इसलिए 3 आयाम हैं। प्रसार, तो प्रसार के 2 भाग हैं, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय माने हम रिसर्च की ओर जाएंगे, अपना स्वयं का योगदान इस विषय में, ये तो रिसर्च का आधार है। और हम प्रवचन माने उसके 2 आयाम, एक है अध्यापन माने नई पीढ़ी तैयार करना, और जहां हम हैं बाहर प्रसार, बाहर उसका प्रभाव, ये निर्माण होना। ऐसे 3 मार्ग हमारे प्रसार के पद में हैं। ऐसे व्यक्तिगत से लेकर लोक तक पहुंचने की यह हमारी पंचपदी अध्ययन यात्रा है। इसमें अध्यापन सहयोगी हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, नियामक हो सकता है, निर्देशन करने वाला हो सकता है, नियंत्रक भी हो सकता है, परंतु करना हमको है। इसलिए हमारा स्वयं का इनिशिएटिव जितना अधिक आता है, उतना ही हमारा अध्ययन अच्छा बनता है। तो हम अग्रपाठी हैं, हमने इसको समझ लिया, हम धीरे धीरे समझ लेंगे और हमारे अध्येताओं को इस प्रकार से अध्ययन करने में प्रवृत्त करेंगे। अब मैंने बहुत व्यावहारिक सूचनाओं को इसमें समाविष्ट नहीं किया है, जैसे अनुशासन सिखाना, अध्ययन के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, प्रवृत्त करना, उनका मूल्यांकन करना, उनका अध्ययन फैसिलिटेट हो ऐसा करना, ये सब धीरे धीरे हमको करना ही है साथ में, परंतु उसका जो अंतस्तत्व है अध्ययन का और उसका जो क्रम है, उसके बारे में मैंने अभी बताया है।